मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? फर्न है, लाइकेन है, मनी प्लांट है या फिर अमरबेल है? बताइएगा क्या जाएगा। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। फर्न होगा, लाइकेन होगा, मनी प्लांट होगा या फिर लाइकेन हो जाएगा। तो क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन जो होता है ना, लाइकेन के संदर्भ में कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक होता है। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें, अगर लाइकेन के संदर्भ में स्पेशली हम लोग बात करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण का जैव सूचक होता है और उसमें भी अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति विशेष रूप से ये संवेदनशील होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको लाइकेन के संदर्भ में याद रखना है, लाइकेन जो होता है ये क्या होता है? तो ये एक सहजीवी होता है। ठीक है, क्या होता है? लाइकेन जो होता है वो एक सहजीवी होता है और इसमें आपको क्या हो जाएगा? इसमें आपको कवक और शैवाल, ठीक है, क्या हो जाएंगे? तो इसमें कवक और शैवाल आपको संयुक्त रूप से देखने को मिल जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो लाइकेन जो होता है ये एक सहजीवी होता है। कवक और शैवाल जो है संयुक्त रूप से आप इसको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और वायु प्रदूषण के प्रति जो है ये एक जैव सूचक होता है और स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति रिएक्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? वृक्षों के द्वारा, कवक के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर फफूंद के द्वारा? सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? वृक्षों के द्वारा, कवक के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फफूंद के द्वारा? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, अच्छा, बैक्टीरिया में भी अगर हम लोग बात करें तो कुछ हमारे लिए नुकसानदेह होती है और कुछ हमारे लिए फायदेमंद होती हैं, कुछ लाभदायक होती हैं, कुछ नुकसानदेह होती हैं और कुछ फायदेमंद होती हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो लैक्टोबैलिसस, ठीक है, आपने क्या किया होगा? तो आपने लैक्टोबैलिसस का नाम सुना होगा, लैक्टोबैलिसस का नाम सुना होगा। और इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण अगर हम लोग बात करेंगे तो दूध का दही में परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, लैक्टोबैलिसस। तो कुछ बैक्टीरिया जो होती है हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है और कुछ जो होती है वो नुकसानदेह भी होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से अगर हम लोग बात करें तो कई सारे हमारे अंदर बीमारियां भी होती है, रोग भी होती है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, जैसे जैसे प्लेग जो हो गया, तो प्लेग जो होता है ये क्या होता है? तो अगर हम लोग प्लेग की बात कर लेंगे, जो प्लेग जो चूहों से फैलता है, ठीक है, जो प्लेग जो है चूहों से फैलता है वो क्या होता है? तो वो बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कई सारी बीमारियां भी बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा टाइगर मच्छर के द्वारा संचारित नहीं होता है? पीत ज्वर है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है? बताइएगा क्या जाएगा। इनमें से कौन सा टाइगर मच्छर क्या होते हैं? जैसे टाइगर्स के शरीर पर लाइन लाइन डिजाइन बनी होती है ना, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये टाइगर जो मच्छर होते हैं ना, इनके शरीर पर भी उसी तरीके से डिजाइन बनी होती है, उसी तरीके से धारीदार या फिर कहें लाइनदार जो है डिजाइन बनी होती है, इसीलिए उनको टाइगर मच्छर नाम दिया गया। तो जो ये टाइगर मच्छर होते हैं इनसे क्या नहीं होता है? तो याद रखिएगा, इनसे पीत ज्वर भी होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं होता है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो आप डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या जाएगा? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? बताएंगे क्या जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हम लोग 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोग ईमानदारी से मुझे बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके 25 में 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और आप लोग ईमानदारी से लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितने मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनके 25 में 25 सही हो रहा है। जिनके 25 में 25 सही हो रहे हैं ना, मतलब उनकी जो तैयारी है ना वो एकदम बेहतर तरीके से चल रही है, एकदम सही ट्रैक पर चल रही है, अगर जिनके 25 में 25 सही आ रहे हैं। ठीक है, बताइएगा क्या जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे मैरास्मस रोग हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ए आंसर कर दोगे। ठीक है,
देखो पेलाग्रा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये विटामिन B3, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग नियासिन कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसको हम लोग नियासिन कहते हैं। रिकेट्स जो होता है तो ये विटामिन D की कमी से होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन D की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। बेरी बेरी हम लोग बात करेंगे तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, थायमिन कहते हैं। विटामिन B को क्या करते हैं, विटामिन B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं, जिसकी वजह से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन D जिसे हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी वजह से रिकेट्स रोग होता है। प्रोटीन की कमी से अगर हम लोग बात करेंगे तो मैरास्मस हो जाता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे और मुझे आप लोग कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएंगे कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से, आप लोग बताएंगे कितने ऐसे मेरे भाई बहन हैं जितने लोगों ने 25 में 25 सही किया है, ठीक है। जितने लोग 25 में 25 सही कर रहे हैं वो निश्चिंत रहें और इसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, उनकी तैयारी सही ट्रैक पर चल रही है, ठीक है। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन जो गैस है ना, इसका प्रयोग जो है, ठीक है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक दंत चिकित्सक के द्वारा, एक डेंटिस्ट के द्वारा दांतों की जांच करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल है, उत्तल है, समतल है, बेलनाकार है। बताएंगे क्या जाएगा, तो जो एक डेंटिस्ट होता है, जो एक दांत का डॉक्टर होता है, दंत चिकित्सक होता है, उसके द्वारा अपने रोगी के दांतों की जांच करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल है, उत्तल है, समतल है, बेलनाकार है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन से, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। प्रशीतलन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, कैसे, जीवाणुओं को मार करके, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की तरह परत से ढक करके। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो जब प्रशीतलन होते हैं, प्रशीतलन खाद्य परिरक्षण में किस प्रकार से मदद करते हैं, जीवाणुओं को मार करके, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, या फिर खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक करके। क्या हो जाएगा, तो प्रशीतलन जो होते हैं वो खाद्य परिरक्षण में मदद करते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जो हम लोग रिमोट यूज़ करते हैं ना, टीवी को कंट्रोल करने के लिए, जो हम लोग टीवी को जो चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग रिमोट का प्रयोग करते हैं ना, तो रिमोट में आपसे पूछ रहा है कौन सी विकिरण होती है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है, अवरक्त होती है, पराबैंगनी होती है, दृश्य होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप कर दोगे अवरक्त होती, इंफ्रारेड होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। कौन सी, तो रिमोट में अगर हम लोग बात करेंगे तो अवरक्त जो विकिरण होती है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ठीक है। किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि को खतरनाक माना जाता है। सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखिएगा कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है, डायरेक्ट यहाँ से कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है, तो ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं, क्या हो जाएगा, तो ध्वनि की तीव्रता को आप याद रखिएगा डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। किसमें, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। अब कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि को जो है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखो जो 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होती है ना, उसको शोर माना जाता है, ठीक है। 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हो रही है तो क्या हो रहा है, तो उसको शोर माना जाएगा। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण, तो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण जो होगा वो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। कितने, 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होगी वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण में मानी जाएगी, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो स्थानीय जो सरकार है और जो राज्य सरकार है, तो उनके बीच में राजस्व का बंटवारा कौन करता है, आपसे ये बताएगा, ये आपको ये बताना है। तो मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, राज्य वित्त आयोग होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो कौन ऐसा है जो राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व का बंटवारा करता है, कौन होगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, राज्य जो वित्त आयोग है ये बंटवारा करता है, इसका कार्य ही होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, आपको बताना है कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग नहीं है, राज्य लोक सेवा आयोग नहीं है, वित्त आयोग नहीं है, फिर योजना आयोग नहीं है। कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, कौन सा एक
संवैधानिक निकाय नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग जो है ना, योजना आयोग की बात करेंगे तो योजना आयोग को आप याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब हो रही है? तो आप कहोगे 15 मार्च 1950 को। ठीक है, कब हो रही है? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हो रही है और ये एक गैर संवैधानिक संगठन है। ठीक है, याद रखिएगा। और योजना आयोग के स्थान पर ही ना 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, क्या हो रहा है? 1 जनवरी 2015 को हम लोगों ने क्या कर दिया? तो हम लोगों ने नीति आयोग की स्थापना कर दी। ठीक है, क्या कर दिया? तो हमने नीति आयोग की स्थापना कर दी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को अगर हम लोग बात करेंगे तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो गई। और जो नीति आयोग है ना, ये भी कैसा? तो ये भी गैर संवैधानिक संगठन, याद रखेंगे। योजना आयोग गैर संवैधानिक था और उसके स्थान पर अगर नीति आयोग आ रहा है तो ये भी कैसा हो जाएगा? तो ये भी गैर संवैधानिक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो योजना आयोग कहें या फिर नीति आयोग कहें, दोनों ही कैसे हैं? तो गैर संवैधानिक संगठन है। और याद रखिएगा, योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष आप क्या कहोगे? तो अध्यक्ष कहोगे हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है। फटाफट बताएंगे सभी मेरे भाई बहन। और ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई करने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा एक बेंच होनी चाहिए, 5 न्यायाधीश होने चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता में शामिल है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन सा कथन सही नहीं है? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी। जाकिर हुसैन जो है, तो अगर हम लोग इनकी बात कर लें, जाकिर हुसैन जी की बात कर लें तो ये याद रखेंगे, ये भारत के क्या हैं? तो ये भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्या है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत के पहले क्या है? तो मुस्लिम प्रेसिडेंट है। ठीक है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जाएगा तो प्रथम उपराष्ट्रपति आप कहोगे किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कह दोगे। ठीक है, किसको? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ना, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। और इनके जन्मदिवस को 5 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। किसके? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस को 5 सितंबर को। तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जो है ये भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को या फिर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। एक बार फिर से आप लोगों को कहूँगा कि हम लोग आज के सेशन में 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा ईमानदारी से कि कितने लोगों ने 25 में 25 क्वेश्चन सही किए। मैं लास्ट में आप सभी लोगों के आंसर्स को देखूंगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वो निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को या फिर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली होती है ना, ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की सुरक्षा करती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। आप देखोगे भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं या फिर अगर हम लोग बात करें जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, वो इसी तरीके से होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? बताइएगा। तो लोकसभा में अगर हम लोग बात करेंगे तो एंग्लो इंडियन या फिर जो आंग्ल भारतीय जिन्हें हम लोग कहते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन आप कह सकते हो या फिर जिनको आप आंग्ल भारतीय कह सकते हो। तो इनके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके लिए पहले क्या था? तो पहले इनके लिए पहले लोकसभा में 2 सीट आरक्षित थी। ठीक है, कितनी सीट? पहले 2 सीट आरक्षित थी। अगर हम लोग बात करें तो जो आंग्ल भारतीय होते थे, जो एंग्लो इंडियन होते थे, पहले लोकसभा में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके लिए 2 सीट आरक्षित होती थी। लेकिन फिर 104वें संशोधन से क्या कर दिया गया? 104वें संशोधन से जो ये 2 सीट आरक्षित होती थी, 104वें संशोधन से इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो ये आप संशोधन आप याद रख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय होते थे, जो एंग्लो इंडियन होते थे, उनके लिए 2 सीटों को आरक्षित करने की बात थी। ठीक है, 2 आंग्ल भारतीय जो होते थे वो मनोनीत होते थे, उनके लिए 2 सीट आरक्षित होती थी। ठीक है, लेकिन फिर 104वें संशोधन के द्वारा ये एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और इनका प्रावधान किस अनुच्छेद में था? तो आंसर क्या करेंगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा 331 में। ठीक है, किस में? तो 300 अनुच्छेद 331 में इनका प्रावधान था। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है और इनका प्रावधान किस अनुच्छेद में बताएगा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी कैटेगरी जो आयोग है, और अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी कैटेगरी जो आयोग है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो ये आयोग है तो इनका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 338 और 338A में, 337 में, 334 में, 339 में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे अनुच्छेद 338 और 338A में। ठीक है, जो एससी कैटेगरी है इसके लिए अनुच्छेद 338 में प्रावधान किया गया, और जो एसटी कैटेगरी है जनजाति आयोग है इसके लिए अनुच्छेद 338 का में प्रावधान किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताएगा। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट स्थापना कब हो रही है, तो आपको हो गया 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हो रही है, तो आप आंसर करोगे 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है। जब स्थापना हुई थी तब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य मुख्य न्यायाधीश, मतलब टोटल 8 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल 8 थे। वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, मतलब अभी वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, 34 है। आपसे क्या पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा, तो केवल मूल क्षेत्राधिकार है, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, या फिर इसका मूल अपीलीय परामर्श सभी संबंधी सभी क्षेत्राधिकार है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अधिकारों के लिए भी प्रावधान है, अपीलीय अधिकारों के लिए भी प्रावधान है, और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार तो है ही। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों की परिकल्पना की गई। अगर हम लोग बात करेंगे तो पंचायतों का उल्लेख किस भाग में है, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, बताएंगे क्या हो जाएगा। पंचायतों का उल्लेख किस भाग में क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पंचायतों का उल्लेख, देखो पंचायतों से अगर हम लोग बात करें, पंचायतों से 73वां संशोधन 1992 है। ठीक है, कौन सा, तो 73वां संशोधन, अगर हम लोग बात करें 73वां संशोधन 1992 है, जिसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और 24 अप्रैल 1993 से ये नियम लागू हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 24 अप्रैल और 1993 से अगर हम लोग बात करेंगे ये नियम लागू हो रहा है। ठीक है, 73वें संशोधन 1992 से इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इनकी जो संवैधानिक स्थिति है ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हो रही है। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, पंचायत दिवस मनाते हैं। अगर आपसे भाग पूछा जाएगा तो आप भाग क्या कहोगे, तो भाग कहोगे 9 है। अगर आपसे अनुसूची पूछ लेगा तो अनुसूची आप क्या कहोगे, अनुसूची 11 है। और पंचायतों को कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, पंचायतों का उल्लेख भाग 9 में, अनुसूची 11 में, और इनको 29 विषय प्रदान किए गए जिस पर ये कानून बना सकते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी के द्वारा मनोनीत होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। क्या हो जाएगा, तो देखो जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ना, जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ना, ये क्या होते हैं, तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। याद रखिएगा, सदस्यों की अगर हम लोग बात करें तो सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जो अध्यक्ष होते हैं, जो पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। याद रखिएगा। ठीक है, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की और उसका सभापतित्व कौन थे, तो बताइएगा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी समिति है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था के लिए जानी जाती है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सी समिति है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था के लिए जानी जाती है, और उसका सभापति कौन है, KM पन्नीकर है, कुंजरू है, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता। क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। और ये जो समिति है तो ये समिति कब आ रही है, तो आप आंसर कर दोगे 1957 में आ रही है। और इस समिति ने क्या किया, तो इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की है। कितने, तो इसने त्रिस्तरीय, अगर हम लोग बात करेंगे तो त्रिस्तरीय पंचायत की बात की है। और इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही अगर हम लोग बात करेंगे तो राजस्थान के कहाँ से, तो राजस्थान के नागौर से। इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले से अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1959 से 1959 से क्या किया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हो रही है। याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो रही है, पंचायती राज व्यवस्था जो है ये लागू हो रही है राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को। किस समिति की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, जो कि 1957 में आ रही है, और इसने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य सबसे अधिक गठबंधन सरकारें बनी, बताइएगा। तो कहाँ पर, कौन से राज्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1967 से 1971 के मध्य सबसे अधिक गठबंधन वाली सरकारें बनी हैं। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, पंजाब में, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कहाँ पर सबसे अधिक गठबंधन वाली सरकारें जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनी है, क्या आंसर कर दोगे। तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, सबसे ज़्यादा गठबंधन वाली सरकार कहाँ पर, तो आप कहोगे बिहार में बनी, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विधान परिषद की स्थापना या फिर उसके समाप्ति की बात की गई, उसके उन्मूलन की बात की गई है। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों की स्थापना या उन्मूलन की बात की गई, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताएंगे क्या हो जाएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिकता, अनुच्छेद 48 न्यायिक पालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। क्या हो जाएगा, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है ये कहाँ पर है, तो ये अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अनुच्छेद कहाँ पर है, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में। और ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 39 का में जो ये सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है ना, तो इसको किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा 42वां संशोधन। ठीक है, कौन से, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को अनुच्छेद 39 का में जोड़ने का काम किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संसद के सूचना अधिकार संबंधी अधिनियम को भारत सरकार की स्वीकृति कब मिली, बताइएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो है, तो ये कब से लागू हो रहा है, क्या हो जाएगा। 15 मई 2005, 5 जून 2005, 15 जून 2005 या फिर 12 अक्टूबर 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ठीक है, तो सूचना के अधिकार को संसद में अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब मिली है, सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 15 जून 2005 को। ठीक है, कब, तो 15 जून 2005, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित करते हैं, तो बताइएगा। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं, ठीक है, जो रेडियो तरंगे होती है, तो ये रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। रेडियो तरंगे जो है ये कहाँ से परावर्तित होती हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे आयन मंडल। रेडियो तरंगे कहाँ से, तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। क्षोभ मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो मौसम संबंधी घटना होती है, जो भी बिजली गरजना, बादल, बिजली, पानी, आंधी, तूफान जो भी होता है, तो मौसम संबंधी सारी घटना क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है, समताप मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे क्या होती है, तो यहाँ पर ओजोन परत देखने को मिलती है। बहिर्मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, वो यहीं पर छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो हैं वो आपके बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए एक सूची दी गई है और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ आपको कोयला प्रमुख क्षेत्रों के नाम दिए गए, एक तरफ आपको कोयला प्रमुख क्षेत्रों के नाम दिए गए और दूसरी तरफ आपको देश के नाम दिए गए, और आपको मिलान कर देना। तो चलिए जल्दी से सारे लोग मिलान कर देंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। एक तरफ आपको कोयला बहुतायत क्षेत्र दिए गए और दूसरी तरफ आपको देश के नाम दिए गए और आपको मिलान करना है। फटाफट सभी लोग मिलान करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हम लोग सार की बात करें तो जो ये सार है ना, तो सार कहाँ पर, तो ये जर्मनी का। ठीक है, सार कहाँ का, तो ये जर्मनी का कोयला बहुतायत क्षेत्र है। लंका शहर की हम लोग बात करेंगे तो लंका शहर कहाँ पर, तो ये यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन का कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो सी का दूसरा और चौथे का पहला आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो सी का दूसरा, चौथे का पहला आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा है। पहले का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा डोनेट्स अगर हम लोग बात करेंगे तो ये यूक्रेन हो जाएगा, और कुजनेट्स अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये रूस हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये आज के सेशन में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से कि कितने ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनका 25 में 25 सही है, या फिर आप लोग कमेंट करके बताइए कि 25 में आपका स्कोर क्या रहा है। आप लोग जरा कमेंट करके बताओ कि 25 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा है। सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी अच्छे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।